Depreciation section 22 in subsection 13 in clause D, the word the consideration received shall be treated as the cost of the property. The expression the excess amount shall be taxable under section 37 ये सब्स्टिट्यूट हुआ है जो सबसेक्शन 13 क्लास डी है. The consideration received shall be treated as cost of property. The implication of the proposed change is that the amount above the written down value up to the cost of asset would be treated as income from business, where on disposal sale consideration received is more than the cost, the excess amount shall be taxable as capital gain. 23A फर्स्ट ईयर अलाउंस जो है वो ओमिट कर दिया गया है. सेक्शन 37 कैपिटल गेन, इसमें जो मेजर चेंज और बड़ी ड्रास्टिक चेंज है वो यही है कि इसमें 5 मिलियन से अगर एक्सीड करेगा कैपिटल गेन तो वो नॉर्मल इनकम ट्रीट किया जाएगा. ये एक इसमें ड्रास्टिक चेंज है. दूसरा इसमें जो अगर गिफ्ट प्रॉपर्टी है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है और कमिश्नर ये समझता है कि ये जो गिफ्ट है ये विद इन 2 years डिस्पोज ऑफ हुआ है और ये टैक्स मैनेजमेंट थी, ये जो गिफ्ट दिया गया था, तो वो आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग उसको बिजनेस इनकम के तौर पे उस गिफ्ट को भी वो ट्रीट कर सकता है सेक्शन 37 में. और इसी तरह हैबिचुअली जो अगर कोई टैक्स पेयर एंगेज्ड है इन द सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस तो उसकी भी जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम के तौर पे ट्रीट की जाएगी. सेक्शन 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक जो सब सेक्शन A1 का LA है जिसमें पूरा एक लंबा शजरा नस्ब था जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स स्पाउस ये सारे रिप्लेस करके इसमें लफ्ज जो है वो रिलेटिव ऐड कर दिया गया, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर वगैरह इसकी जगह पे लफ्ज रिलेटिव इस्तेमाल किया गया. सेक्शन 60A और 60B वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड्स जो है इसमें इट इज प्रपोज्ड टू अलाउ ए डिडक्शन टू द बिजनेस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी WWF और एनी WPPF paid by the person in the tax year under any law relating to the WWF or WPPF enacted by the provinces after 18th Constitutional Amendment Act 2010 along with WWF Ordinance 1971 and Companies Profit Workers Participation Act 1968. इसमें साथ एक प्रोवाइडो है, provided that this section shall not apply in respect of any amount of workers welfare fund paid to the provinces by a trans-provincial establishment. Section 64C tax credit for employing fresh graduates, ये अब fresh graduates की चूंकि जरूरत नहीं रही तो ये omit कर दिया गया. Section 60D ये टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से जिसका अभी प्रेसिडेंट साहब भी जिक्र कर रहे थे और ये एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया सेक्शन 64D. इसमें टैक्स क्रेडिट दिया गया पॉइंट ऑफ सेल मशीन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बेसिकली टैक्स जो क्रेडिट दिया गया है वो ये है कि जो आपकी उस पर कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को सामने रखते हुए इसमें एक क्रेडिट दिया गया जिसमें एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट विद बोर्ड्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग of sale or receipt shall be entitled to tax credit in respect of the amount invested in purchase of point of sale machine. 2. The amount of tax credit allowed under subsection 1 for a tax year in which point of sale machine is installed, integrated and configured with the board's computerized system shall be lesser of A. Amount actually invested in the purchase of point of sale machine or B.
rupees 150,000 per machine. 3. For the purpose of this section, the term point of sale machine means a machine meant for processing and recording the sale transaction for goods or services, either in cash or through credit and debit cards or online payment in an internet-enabled environment. Section 65C और 65D जो है टैक्स क्रेडिट फॉर इनलिस्टमेंट, टैक्स क्रेडिट फॉर न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये दोनों ओमिट कर दिए गए हैं. सेक्शन 65F एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन्स. इसको ये चूंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसको पढ़ लेते हैं. टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन्स. 1. Following persons or incomes shall be allowed a tax credit equal to 100% of the tax payable under any provision of this ordinance, including minimum, alternate, corporate tax, and final taxes, for the period to the extent upon fulfillment of conditions and subject to limitations detailed as under. A. Person engaged in coal mining project in Sindh, supplying coal exclusively to power generation project. B. A startup as defined in class 62A of section 2. C. Income from exports of computer software or IT services or IT enabled services, जिसके ऊपर हम definitions पढ़ चुके हैं up to June 2025. Provided that 80% of export proceed is brought into Pakistan in foreign exchange remitted from outside Pakistan. इसमें दूसरी condition number 2, the tax credit under subsection 1 shall be available subject to fulfillment of following condition. इसमें return file करेगा, withholding statement file करेगा और sale tax return वगैरह, ये सारी conditions इसमें दी गई हैं. Section 65G, ये tax credit for specified industrial अंडरटेकिंग. इसमें बेसिकली जो टैक्स क्रेडिट दिया गया है वो एलिजिबल ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को दिया गया है, जिसमें जो क्लास है इसकी 2 सब क्लास 20 सेक्शन 2 सब क्लास 27A में इसको डिफाइन किया गया है कि एलिजिबल ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ये टैक्स क्रेडिट दिया गया है. इसमें सेक्शन 100C टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन, इसमें ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हुई है 100C में, जिसमें टैक्स क्रेडिट में मुख्तलिफ एक पूरी लिस्ट है. ट्रस्ट है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस है, एनपीओज हैं, वेलफेयर सोसाइटी है, वक्फ है जो कि रजिस्टर्ड वक्फ होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, रिलीजियस INGO वगैरह वगैरह, सारी डिटेल इसमें दी हुई है. ये एक सब्स्टिट्यूशन हुई है और इसमें ये सारा उन्होंने उसमें डिटेल दे दिया. मैं इस डिटेल को पढ़ने की बजाय आगे चलते हैं. सेक्शन 100D स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. ये प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज जो सेक्शन 100D के तहत दिया गया था, इसमें टाइम टू टाइम जो डेट्स वगैरह की आगे होती रही और एक्सटेंड होती रही डेट्स, उसमें लास्ट जो ऑर्डिनेंस में डेट्स एक्सटेंड हुई थी वही डेट्स जो है वो इसमें एक्सटेंड करके तो कर दिया गया. इसकी ओरिजिनल जो एमनेस्टी है वो एक्सटेंड नहीं हुई. इसमें ये चीज क्लियर कर देना इंतहाई जरूरी है कि इसमें जो मुख्तलिफ कंप्लीशन की डेट थी, जो डिफरेंट डेट्स थी, लेकिन जो बेसिक एक डेट है कि आपने अपनी जो आयरस पे इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है या आपने ये पैकेज अवेल करना है या एमनेस्टी कह लें अवेल करनी है, तो इसकी लास्ट जो डेट है वो 30 जून 2021 है. बाकी मुख्तलिफ जो डेट्स इसमें दी गई थी कंप्लीशन के हवाले से और दीगर जो डेट्स थी वो इसमें उन्होंने एक्सटेंड की थी और वो थ्रू ऑर्डिनेंस की थी, जो अब इसमें उन्होंने एक्ट में डाल दी. सेक्शन 100E स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ऊपर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं. इसमें ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया
जिसका सब सेक्शन 1 कहता है फॉर द टैक्स ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड द टैक्स पेएबल बाय अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एज डिफाइंड इन क्लॉज 59A ऑफ सेक्शन 2 shall be computed and paid in accordance with rules made under the 14th schedule. The board may prescribe a simplified return for a small and medium enterprises. ये एक अलग से एक सेक्शन 100E जो है वो स्पेशल प्रोविजन को डील करेगा स्मॉल एंटरप्राइजेस के हवाले से. सेक्शन 107 एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल अविजन. इसमें बेसिकली जो डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट है उसमें जो इंसर्शन हुई है वो रिकवरी की हद तक हुई है कि असिस्टेंट इन रिकवरी ऑफ टैक्सेस को इसमें डाल दिया गया. डबल टैक्सेशन की जो ट्रीटीज होंगी उसमें वो असिस्टेंस भी होगी रिकवरी के हवाले से. सेक्शन 111 इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई हैं, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी इस पर रोशनी डाली. और इसमें सेक्शन 111 जो है अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स को डील करता है. इसमें जो एक्सप्लेनेशन डाली गई है उस एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले तो बेसिक चीज ये की गई है कि जो डिफरेंट केस लॉज थे डिफरेंट फोरम पे, हाई कोर्ट में भी, ट्रिब्यूनल के भी इसमें बेशुमार केस लॉज हैं जिसमें एक ग्राउंड और एक लीगल ग्राउंड ली जाती थी कि सेपरेट नोटिस जो है वो 111 का वो एक रिक्वायरमेंट है जो कि नहीं दिया गया और स्टेट वे सेक्शन 122(9) का नोटिस दे के तो इसको टैक्स कर दिया गया है. तो वो सेपरेट नोटिस पे काफी ज्यादा जजमेंट्स हैं. लेकिन अभी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन इसमें डाली है सेक्शन 111 में, उन्होंने कहा है कि सेपरेट नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इफ कन्फ्रंटेड थ्रू सेक्शन 122 सब सेक्शन 9. यानी अगर आपको ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स जो इसमें सारी डिटेल ऊपर डेफिनेशन में भी दी है और इसमें भी है, अगर वो सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 के तहत आपको कन्फ्रंट हो जाते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन के तहत आपको सेपरेट नोटिस उनको देने की जरूरत नहीं है. डेफिनेशन में ऊपर हम डिटेल पढ़ चुके हैं, जैसे कि अभी बात की थी कि इसमें भी डेलिब्रेशन वाली बात सेक्शन 111 में होगी कि अगर ये डेलिब्रेट एक्ट है तो फिर सेक्शन 111 हिट होगा, अदरवाइज सेक्शन 111 हिट नहीं होगा. मिनिमम टैक्स सेक्शन 113 इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान टैक्स बार की कोशिश थी इसमें और उन्होंने इस पे प्रपोजल्स भी दी और डेफिनेटली इसमें मीटिंग्स भी हुई होंगी. तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 113 में 10 मिलियन था उसको बढ़ाकर 100 मिलियन कर दिया गया है. और इसमें भी एक साथ एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है कि जिसमें रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी थ्रेशोल्ड इसी में मिनिमम टैक्स का जो रिसीट्स है उसमें कंसिडर किया जाएगा. यानी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हुई है और उस टैक्स पेयर का बिजनेस सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है देन, अदरवाइज तो नहीं होगा. लेकिन बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट समझ आता है वो यही आता है कि अगर उस टैक्स पेयर का जो बिजनेस है वो सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी जो वो रिसीट्स है वो रिसीट्स भी उसकी 113 में शामिल होगी. और इसी तरह इसमें अगर कोई टैक्स नहीं बनता तो वो जाहिर है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उस पर को भी इसमें डिफाइन किया गया है. सेक्शन 114 रिटर्न ऑफ इनकम. इस सेक्शन 114 में जो लिमिटेशन शैल नॉट अप्लाई वाली बात की गई है कि जो लिमिटेशन पीरियड है, अगर कमिश्नर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि जो टैक्स पेयर है, जो पर्सन है, उसकी फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है, तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो अप्लाई नहीं होगा जो सेक्शन 114 में यहाँ पे दिया गया. इसी तरह इसमें दूसरी चीज जो अमेंडमेंट की गई है वो यही है कि कमिश्नर जो है वो जो रिवाइज अकाउंट्स या रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स की कंडीशन है उसको कमिश्नर को ये पावर दी गई है कि वो इसको
वेव कर सकता है। टैक्स पेयर प्रोफाइल ओमिट कर दी गई है और इसमें काफी शोर शराबा भी था, लेकिन बहरहाल सेक्शन जो है 114A जो है वो ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 120 असेसमेंट्स के हवाले से है। इसमें द बिल proposes to postpone the application of provision of section 122A, अभी हम 2A पढ़ेंगे 120 का, regarding automated processing of return furnished by the taxpayer through system to arrive at correct amount of total income, taxable income and tax payable. These provisions are proposed to be postponed till the date of notification. ये जो पिछले साल है, पिछले जो फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 2A 120 में इंसर्ट किया गया था और जिसमें ये सारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम की बात की गई थी कि जो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 120 और उसमें पूरा एक 2A में और इसमें डिटेल एक मैकेनिज्म दिया गया था, तो उसको अभी उन्होंने पोस्टपोन किया है टिल द नोटिफिकेशन, जब तक कि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। तो जिस 2A की बात हो रही है वो 120 का 2A भी हम पढ़ लेते हैं जो पिछले साल इंसर्ट हुआ था। A return of income furnished under subsection 2 of section 114 shall be processed through automated system to arrive at correct amount of total income, taxable income and tax payable by making adjustment for, आगे इसकी डिटेल्स दी हुई है। अब सेक्शन 122 122 वेरी इंपॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट हुई है और इस पे अभी प्रेसिडेंट साहब ने गुफ्तगू की, इस पे रोशनी डाली और जिसमें उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान टैक्स बार की काविशों की वजह से ही ये इस सेक्शन 122 में अमेंडमेंट हुई है, जिसमें जो कमिश्नर के पास कुछ पावर्स हैं उसको खत्म किया गया है और चलें ये एक स्टार्ट है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बेहतरी होगी। इसमें जो सेक्शन 122 अमेंडमेंट्स ऑफ असेसमेंट का सेक्शन है उसमें सब सेक्शन 5A जो था जिसमें वर्ड थे दी एक्सप्रेशन आफ्टर मेकिंग और काजिंग टू बी मेड सच इंक्वायरीज एज ही डीम नेसेसरी, तो ये वाले जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, ये ओमिट कर दी गई है। ये कुछ साल पहले इंसर्ट हुई थी और चूंकि इस पे पहले जो केस लॉ थे तो उसमें यही था कि जो सेक्शन 122 सब सेक्शन 5A का स्पिरिट है वो ये है कि ये सेक्शन 122 5A जो है वो कोई ऑडिट नहीं है कि आप सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारी चीजें और इंक्वायरीज और ये सारी चीजें करें और उसके बाद ऑर्डर पास करें। तो इस पे बेशुमार जजमेंट आई और जिसमें उन्होंने कहा कि कमिश्नर जो है अंडर सेक्शन 5A सब सेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 122 इंक्वायरी नहीं कर सकता, तो बाद में ये इंसर्ट किया गया, अब इसको डिलीट कर दिया गया है और अब हम ये समझते हैं जैसे कि पाकिस्तान टैक्स बार को ये क्रेडिट जाता है कि अगर सेक्शन 122 5A इन लेटर एंड स्पिरिट और ट्रू स्पिरिट में अप्लाई किया गया तो टैक्स पेयर्स की काफी मुश्किलात जो हैं वो कम होंगी। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की गई है, एक नया प्रोवाइजो ऐड किया गया है जो टाइम लिमिटेशन के हवाले से है। बेसिकली ये वाला प्रोवाइजो जो है फेडरल एक्साइज एक्ट में, सेल्स टैक्स एक्ट में और इसके साथ साथ कस्टम जो एक्ट है उस तीनों में ये लॉज में ये मौजूद था। इनकम टैक्स में प्रॉब्लम ये थी कि जब एक शो काज नोटिस इशू होता था तो टैक्स ऑफिसर की मर्जी थी कि वो उसको 2 साल लेके बैठा रहे या 4 साल लेके बैठा रहे, या जब बिल्कुल वो टाइम बार्ड होने के नजदीक आए और उसको फिर वो उसका ऑर्डर पास कर दे। अब जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज, सेल्स टैक्स, कस्टम और फेडरल एक्साइज में इशुएंस ऑफ नोटिस के बाद 120 डेज का पीरियड है कि उसने फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस से 120 दिन के अंदर 120 डेज के अंदर उसने ऑर्डर पास करना है। तो अगर वो ऑर्डर पास नहीं करता तो जैसे सुपर एशिया की जजमेंट है सेल्स टैक्स और कस्टम्स के केसेस में और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो मैंडेटरी है। तो अभी ये चूंकि नई इंसर्शन है और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो जुलाई 2021 1 जुलाई 2021
और उसके बाद जो शो काज नोटिस इशू होंगे उस पे है, और 120 डेज अगर लैप्स हुए तो ये डेफिनेटली बिल्कुल जैसे कस्टम्स में, सेल्स टैक्स में और फेडरल एक्साइज में ये मैंडेटरी प्रोविजन है, तो इसमें भी ये मैंडेटरी प्रोविजन के तौर पर ही समझी जाएगी। सेक्शन 122A रिवीजन बाय द कमिश्नर, इसमें अगर कमिश्नर जो है वो कोई ऑर्डर रिमांड कर देता है नीचे अपने ऑफिसर को, तो उस ऑफिसर की भी लिमिटेशन ये है कि उसने 120 दिन के अंदर अंदर 120 डेज ऑर्डर पास करना है, और वो भी पाबंद होगा कि 120 दिन के अंदर अंदर अगर 122A के तहत वो ऑर्डर रिमांड होता है तो उसकी 120 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा। सेक्शन 127 अपील टू द कमिश्नर अपील्स, इस पे मुख्तलिफ जगहों पे काफी ज्यादा बहस चल रही है, और जिसमें बज़ाहिर अगर आप इस की प्लेन रीडिंग को पढ़ें तो वो यही कहती है कि नो अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेड बाय अ टैक्स पेयर अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अनलेस द टैक्स पेयर हैज पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 137। लेकिन ये बात इस तरह नहीं है। ये वाली जो मैंने अभी प्रोविजन पढ़ी सब सेक्शन 2 की, ये कोई नई प्रोविजन नहीं है। इससे पहले, इस अमेंडमेंट से पहले भी यही प्रोविजन थी, लेकिन थोड़ी सी उसकी तरतीब आगे पीछे थी। बेसिकली फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2002 के जरिए जो एक अमेंडमेंट की गई थी, उसमें जो उस वक्त की जो पोजीशन थी, उस वक्त जो लफ्ज था वो डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी की बात उसमें की गई थी। तो जिसको 2002 में फाइनेंस ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड करके तो फिर ये वाली प्रोविजन डाली गई, और इसमें डेफिनेटली स्टे और ये सारी चीजें उसी तरह ही हैं। लेकिन ये जो मुख्तलिफ हलकों में बात हो रही है कि अब अपील ही फाइल नहीं हो सकेगी अनटिल अनलेस के 137(2) का जो आपका टैक्स है वो आप पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, इस पे ये बात जरूर है कि जो आपकी एडमिटेड लाइबिलिटी है तो वो आप उसका पे करके और आप उसकी अपील में जाएंगे। सेक्शन ADRC का 134A ADRC में काफी अमेंडमेंट की गई हैं। बजाय इसके कि हम इसको पढ़ने के, इसमें दो चार जो चीजा चीजें हैं, वो एक तो ये है कि जो पहले ADRC में ये था कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जिन केसेस पे हो रही होती थी उस पे ADRC की कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं हो सकती थी। तो अब उसमें इस अमेंडमेंट के जरिए जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाले केसेस हैं वो भी ADRC में आ सकते हैं। इसी तरह जो पहले प्रोविजन थी कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो ADRC डिसाइड नहीं कर सकती, तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ जो है, अगर बोर्ड समझता है कि इसको ADRC को भेजा जाए तो वो बोर्ड उसको एग्जामिन करेगा कि ये मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ है, तो इसको ADRC के पास कमेटी में कंस्टिट्यूट कर देना चाहिए, तो वो कमेटी भी कंस्टिट्यूट हो सकती है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ADRC में जाते हैं और एक आप एप्लीकेशन देते हैं, तो जो प्रोपोजिशन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट है वो आपने उस एप्लीकेशन में आप जरूर लिखना है। पहले तो एक सिंपल आप उसकी एक एप्लीकेशन बना के और ये सारी डिटेल्स अपना केस जैसे कि ग्राउंड्स वगैरह डाल देते थे, लेकिन अब आपने जो आपकी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के हवाले से जो आपकी प्रोपोजिशन है वो आपने ऊपर चंद लाइनों में वो जरूर डिफाइन करनी है। इसी तरह जो एप्लीकेशन है कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी है, वो पहले 60 डेज का टाइम था FBR के पास, तो अब वो टाइम 60 डेज से कम करके 30 डेज कर दिया गया है। और इसी तरह जो कमेटी है उसके पास पहले जो टाइम था 120 डेज में उसने डिसाइड करना था, तो उस टाइम को 120 डेज को भी कम करके 60 डेज कर दिया गया है। एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंसर्शन ये हुई है, जो ये सारा सब्स्टिट्यूट हुआ है कि अब जब आपकी कमेटी बन जाएगी तो एट द टाइम ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी आपकी जो लायबिलिटी है वो टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स रिकवरी है, वो स्टे हो जाएगी। स्टे की प्रोविजन ADRC के पास पावर पहले भी थी, लेकिन इस तरह वो क्लियर वर्डिंग में नहीं था कि कंस्टिट्यूट होते ही वो स्टे हो जाएगा या जब उसकी
हेयरिंग होगी और जिस तरह के रूटीन में स्टे लिए जाते हैं उस तरीके से ये सारा होगा। सेक्शन 137 ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें बेसिकली जो 120 जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की, तो ये बड़ी सख्त और हार्श अमेंडमेंट की गई है कि जैसे ही 124 का ऑर्डर पास होगा तो ये टैक्स 137 का जो डिमांड का नोटिस होता है जिसमें एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है 30 डेज, तो वो नई स्टेट वे जिस दिन वो 124 का ऑर्डर पास करेगा उसी दिन वो लाइबिलिटी जो है वो ड्यू हो जाएगी और उसको 138 का नोटिस में इंसर्ट किया गया सेक्शन 146C, जो कि बेसिकली फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी के हवाले से है कि इसमें रिकवरी को एड्रेस किया गया है कि जो प्रोविजन है वो मोटेटस मोटेंडस अप्लाई होंगी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन अंडर द टैक्स ट्रीटी, और ये टैक्स रिकवरी के हवाले से ये एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। एडवांस टैक्स सेक्शन 147 जिसका के इंतहाई गलत इस्तेमाल होता रहा। मैं कल ही एक जगह बैठा था और जनाब पाकिस्तान टैक्स बार और बिलखसूस अब्दुल कादर मेमन साहब की तारीफ कर रहा था कि उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के साथ मिलके एक हरासमेंट की कमेटी बनाई थी, लेकिन बदकिस्मती से जो कादर मेमन भाई का विजन था उसको हम उस तरह से लेके आगे नहीं चल सके। उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें चीफ गेस्ट थे और हरासमेंट के हवाले से वहां ये बात की गई थी कि जी इस वक्त जो सेक्शन 147 है एडवांस टैक्स का, वो एक हरासमेंट से भरा हुआ सेक्शन है, क्योंकि वो सेक्शन ये कहता है कि जो आपकी लेटेस्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर है या लेटेस्ट असेसमेंट ऑर्डर है उस पे सारा फार्मूला अप्लाई होगा। तो डिपार्टमेंट के पास ये एक टूल है कि वो अगर किसी से अपनी मर्जी का एडवांस टैक्स लेना चाहता है, ये उस जिसमें चीफ जस्टिस साहब थे कादर मेमन साहब ने जो सारा ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें ये बात हुई थी कि इस तरह के केसेस में वो ब्लैकमेल ये करते हैं कि जून के महीने में डिफरेंट ऑर्डर्स पास कर देते हैं जिनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एडवांस टैक्स के हवाले से, जिनसे उन्होंने ज्यादा अमाउंट लेनी होती है और बाद में उस ऑर्डर को खत्म कर देते हैं। और एक दो ऑर्डर वहां पे बात भी की गई तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस पे आप कमेटी बनाए और हमारे पास लेके आए। तो बहरहाल इसमें जो प्रोविजन थी 147 सब सेक्शन 6 का जो सेकंड प्रोवाइजो था जो कि एस्टीमेट के हवाले से था कि वो कमिश्नर के पास पावर थी कि वो उस एस्टीमेट को रिजेक्ट कर सकता था, तो अब वो उस एस्टीमेट को इस नए जो सब्स्टिट्यूशन हुई है इस सेक्शन 147 में वह उसको अब वो एस्टीमेट को रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। और ये एक चले काम तो स्टार्ट हुआ और एक अच्छी अमेंडमेंट है। आगे सेक्शन 152 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। इसमें अगर कोई नॉन रेजिडेंट जिसने अपनी फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर्ड किए हुए हैं अपनी ज़ाहिर रिटर्न में, तो उसका जो कैपिटल गेन है उसका वो एक तो फाइनल टैक्स होगा और दूसरा उसका जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो 10% होगा, यानी रिड्यूस रेट होगा। सेक्शन 152A ओमिट हो गया। 153 पे पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हुई है वो ये है कि जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का डिस्प्यूट वो पहले भी ऑलरेडी एड्रेस हो चुका हुआ है, लेकिन इसमें उन्होंने मजीद सब्स्टिट्यूशन ये की कि जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है वो विद इन 15 डेज इशू होगा। और पहले सिर्फ ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए था, तो अब उसमें इस सब्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये कर दिया है कि ये ऑल कंपनीज के लिए लफ्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की जगह लफ्ज जो है वो कंपनीज लगा दिया गया। अब मीनिंग देयर बाय कि ये सब कंपनीज के लिए होगा 15 डेज वाली जो प्रोविजन थी। और इसके साथ एक जो एग्जेम्पशन जॉन के ऊपर थी वो विड्रॉ कर ली गई है इसी हवाले से।
154A एक्सपोर्ट ऑफ जो सर्विसेज है, इसके हवाले से ऊपर हम डिटेल बात कर चुके हैं और इसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो जो प्रोसीड होगी वो 1% होगा। इसमें एवरी अथोराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज शैल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स on account of the following deduct tax from the proceeds at the rate 1%, export of computer software और ये सारी इसमें IT सर्विसेज, इनेबल्ड सर्विसेज और ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। सेक्शन 155 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें बेसिकली जो सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी है वो भी ये बेसिकली क्लैरिटी की गई है। सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी भी अब टैक्सेबल होगी और जो इनकम फ्रॉम, इसमें जो लफ्ज है इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ वो सब्स्टिट्यूशन की गई है। सेक्शन 159 एग्जेम्पशन ऑफ लो रेट सर्टिफिकेट कंपनीज के लिए ये है। इसमें विद इन 15 डेज जो है कमिश्नर पाबंद है कि वो विद इन 15 डेज इसको सर्टिफिकेट को इशू करे और अगर विद इन 15 डेज में वो इशू करने में नाकाम होता है तो इस सर्टिफिकेट को डीम्ड इशू समझा जाएगा कि वो सर्टिफिकेट का जो एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट है या लो रेट सर्टिफिकेट है वो डीम्ड इशू समझा जाएगा, यानी उसको अलाउ हो गया। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो डाला गया और वो प्रोवाइजो ये है कि कमिश्नर रीजंस के साथ अपॉर्चुनिटी देके इस जो डीम्ड वाला ऑर्डर होगा एग्जेम्पशन का, लो रेट का और या एग्जेम्पशन का, तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। सेक्शन 165 स्टेटमेंट्स के हवाले से है। इसमें जो एक नई चीज दोबारा से डाली गई है वो है एनुअल स्टेटमेंट कि विद इन 30 डेज आप जब आपका ईयर कंप्लीट होगा, बाकी जो आप रूटीन में स्टेटमेंट्स देते हैं वो अपनी जगह पे है, तो विद इन 30 डेज आपने एनुअल स्टेटमेंट देनी है और इसके साथ एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपने देनी है। सेक्शन 170A इलेक्ट्रॉनिक processing and electronic issuance of refund by the board, इसमें 170 में बेसिकली बड़ी अच्छी अल्लाह करे ये इसी तरह हो और इसी तरह चलता रहे कि आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न पे रिफंड बन रहा है तो आपको अब रिफंड अप्लाई करने की और ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होगी और जो आपका डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट है उसमें ये खुद ब खुद आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये ऐसा ही होगा और अल्लाह करे ये ऐसा ही हो। सेक्शन 182 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में कुछ चेंजेस की गई हैं, सारी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने इसमें एक दो लिख दी हैं, जिसमें फेलियर टू फर्निश इनकम टैक्स रिटर्न इफ द टैक्स पेएबल इनकम इज 8 लाख मिनिमम 5,000 है। ये एक अच्छी अमेंडमेंट की गई है, पहले काफी हार्श था तो अब इसमें उन्होंने एक स्लैब स्केलिंग बना दी है कि अगर 8 लाख इनकम तक है तो 5,000 पेनल्टी होगी और इसके ऊपर बाकी वो पेनल्टी तो जाहिर है। लेकिन इसमें एक और चीज उन्होंने ये की है कि अगर विद इन 1 मंथ आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेट फाइलिंग की बात हो रही है, तो 75% पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी और विद इन अगर 2 मंथ करते हैं तो 50% और 3 मंथ का इसी तरह 25%। और जैसे ऊपर अभी बात हुई थी कि फेलियर अगर बैंक अकाउंट, जो बिजनेस बैंक अकाउंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो उसको अगर वो डिक्लेयर नहीं करता तो उसमें 10,000 ईच डे ऑफ डिफॉल्ट है। एक बहुत ज्यादा जो इस वक्त शोर है इस हवाले से कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के सेक्शन इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इंसर्ट कर दिए गए हैं और इसमें इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट और प्रोसीजर सारे दिए गए हैं और स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट के हवाले से ये सारी बात की गई है। तो अभी तक जो बज़ाहिर सुनने में आ रहा है कि इसमें कुछ तब्दीली की जा रही है, वो जाहिर है कादर मेमन साहब या प्रेसिडेंट साहब आपको बताएंगे कि ये सेक्शन 203A जो अरेस्ट के हवाले से और आगे इसके जो दीगर सेक्शंस हैं जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स और स्पेशल जज और
बाकी चीज़ों को डील करते हैं, तो उसकी क्या पावर बोर्ड के पास ही है या ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री को जा रही है, या इसका क्या हो रहा है, ये बेहतर प्रेसिडेंट साहब या हमारे कादर मेमन साहब इसको बता सकेंगे। लेकिन अगर ये प्रोविजन रही तो बिल्कुल ये सेल्स टैक्स की तरह की प्रोविजन है। सेल्स टैक्स में आपने देखा होगा कि बेशुमार लोगों पे इस जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को मिसयूज करते हुए उन पे FIRs काटी गई, उनको अरेस्ट किया गया और बाद में कुछ भी नहीं निकला। मेरे पास एक केस का हवाला ऐसा है जो इस वक्त डिपार्टमेंट उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एलिगेशन था वो ये था कि जनाब जो टैक्स पेयर है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, वेयर एज के अंडर सेक्शन सो एंड सो सब सेक्शन या सब क्लास सो एंड सो ही वाज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और अगर 2 महीने के अंदर अंदर वो बिजनेस स्टार्ट करने के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उसके लिए 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है। इस बंदे पे डायरेक्ट FIR दे दी गई, ये देखे बगैर कि ये बंदा कंपलसरी रजिस्टर्ड हो चुका था 4 साल पहले। सिर्फ क्रिमिनल एक उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए, चूंकि ऑर्डर ये था कि आज 5 बजे से पहले पहले इसकी FIR देनी है और इसको उठाना है, तो अगर ये चीज रही तो इसका बड़ा मिसयूज होगा। इसी तरह सेक्शन 227E हेयरिंग के हवाले से ये एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, और अगर इसमें जाहिर है अभी बोर्ड ने रूल्स बनाने हैं और बोर्ड ने इस पर काफी काम करने हैं, तो अगर पाकिस्तान टैक्स बार और दीगर टैक्स बार इसमें साथ की मुआवनत रही तो ये एक अच्छा इंशाल्लाह ताला सिस्टम बनेगा हेयरिंग के हवाले से। और हम तो ये कहेंगे कि बजाय इसके कि आप RTOs में या LTOs में हेयरिंग रूम्स बनाएं, आप इसकी IRS पे एक्सेस दें, क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो रिकॉर्डिंग जो हेयरिंग की होगी वो एज ए एविडेंस इस्तेमाल हो सकती है, कि आप ये कह सकते हैं कि दौरान हेयरिंग मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की थी। तो एक अच्छा इकदाम है अगर इसको आगे इसी तरह लेके चला गया। न्यू सेक्शन 230L डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, काफी इससे अलावा भी डायरेक्टरेट जनरल है और एक नया डायरेक्टरेट जनरल महकमे वाली बात है किया गया। इसमें मुख्तलिफ जो सेक्शंस ओमिट हुए हैं वो सारे मैंने इकट्ठे लिख दिए। उसमें सेक्शन 231A 231AA कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड एडवांसेस के हवाले से ओमिट हुआ है। सेक्शन 233A and 233AA collection of tax by stock exchange registered in Pakistan and collection of tax by NCCPL. Section 236B advance tax on banking transaction otherwise than through cash. इसी तरह section 234A CNG advance tax on purchase of air ticket. इसी तरह tax on sale of certain petroleum products. सेक्शन 236L जो है एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ इंटरनेशनल एयर टिकट और एडवांस टैक्स मिनरल्स के हवाले से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के हवाले से है। एक सब सेक्शन 2A एडवांस टैक्स के हवाले से इंसर्ट किया गया है कि अगर कोई नई गाड़ी परचेज करके विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको वो सेल करता है तो उस पे जो है वो सोल्ड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन बाय पर्सन वो ओरिजिनली परचेज इट फ्रॉम द लोकल मैन्युफैक्चरर, तो उसको भी टैक्स का ये एडवांस टैक्स की प्रोविजन में डाला गया है। ब्रोकरेज एंड कमीशन, इसमें इन सब सेक्शन 1 फॉर द एक्सप्रेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ, इस पे भी बेशुमार जजमेंट्स हैं कि जो मुख्तलिफ, एक तो सिंपल AOPs होती हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, 2 प्राइवेट लोगों के दरमियान, तो एक जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ, किसी कानून किसी लॉ के तहत वो कंस्टिट्यूट होती हैं, तो ऑफ ए पर्सन इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपी और मोर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। इसमें साथ ये एक सब्स्टिट्यूशन करके ये बेसिकली एक लकूना था जिसको खत्म किया गया। इसी तरह सेक्शन 235 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और 235A जो है वो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के हवाले से है। इसमें जो तरमीम की गई है वो ये है कि द बिल सीक्स टू ओमिट सेक्शन 235A pertaining to advance tax collection from domestic consumer and merge the same with section 235
pertaining to advance tax collection from commercial or industrial consumer. Advance tax from domestic consumer shall not be collected if his name appears on the ATL. The advance tax would not be collected from a person who produce a certificate from the commissioner that his entire income is subject to FTR, final tax regime, or minimum tax. Section 236C और 236K के हवाले से इसमें बेसिकली एक अमेंडमेंट ये की गई कि इन दोनों सेक्शंस में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि रजिस्टरिंग एंड ट्रांसफरिंग एंटिटीज, कि जो रजिस्टरिंग और ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज हैं वो कलेक्ट करेंगी सेक्शन 236C का टैक्स और 236K का टैक्स. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक इस पे जजमेंट भी आई, वो के CBT के हवाले से थी, लेकिन इसी चीज को उसमें भी एड्रेस किया गया कि रजिस्टरिंग और ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के हवाले से. तो पिछली अमेंडमेंट में उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज और ये सारी चीजें डाल दी थी. तो इस दफा जो उन्होंने अमेंडमेंट की है उसमें जो पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो मुख्तलिफ कुछ तो हाउसिंग सोसाइटीज के तहत सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं जो सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं एज ए डेवलपर्स और प्रोमोटर. तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के तहत थी, जैसे बैरियरटाउन प्राइवेट लिमिटेड है या इसके अलावा कोई और हैं, तो उनको टैक्स नेट में भी लाने के लिए वो ऑलरेडी टैक्स नेट में है 236C और K के हवाले से, और वो कर रहे हैं. लेकिन ये एक अबहाम था, इसको दूर करने के लिए ये लफ्ज प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इसमें डाला गया है. सेक्शन 236G एडवांस टैक्स एंड सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स एंड होलसेलर्स, और इसके साथ इसी तरह सेक्शन 236H है जो डिस्ट्रीब्यूटर से आगे रिटेलर्स की बात करता है. इन दोनों में कुछ एडिशन की गई हैं. पहले जैसे पेंट और फोम और डिफरेंट एक लिस्ट दी गई थी कि जो इस गुड्स में डील करते हैं तो वो एडवांस टैक्स मैन्युफैक्चरर काटेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर का, और 236H में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर विदहेल्ड करेगा रिटेलर का. तो इसमें जो फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री, एनिमल फीड, बिलखसूस इंपॉर्टेंट एडिबल ऑयल एंड घी, बैटरी, टायर्स, ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हैं ये इंसर्ट की गई हैं. इसके अलावा पेंट है, फोम है और डिफरेंट और चीजें ऑलरेडी इसमें हैं. 236H की बात हम कर चुके. सेक्शन 236C के साथ हमने ऊपर इसकी बात कर ली थी कि जिसमें अब प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी टैक्स का विद होल्डिंग एजेंट होंगी, जैसे अभी हमने ऊपर रजिस्टरिंग और ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के हवाले से बात की थी. आफ्टर सेक्शन 241 द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी एडेड. ये इसको स्किप करते हैं. सर जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज.